Okay, students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mau. Uh, in class 12th mathematics, we are talking about integration by partial fractions today. Okay, so we have already discussed about, um, to integrate a to integrate any function. We have already discussed a method, that is method of substitution. And today we'll talk about method of partial fraction, integration by partial fractions. बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में इससे क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन इन्वॉल्व जरूर रहेगी आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, ये मैं एकदम लिख के कह रहा हूँ. हाँ भाई, इस साल कोविड वोविड के चक्कर में आप है ना बोर्ड वालों पर थोड़ा दया कर दे सीबीएसई तो बात अलग है, वरना पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर रहते हैं. एंड हाँ, एक और चीज़, सीबीएसई ने एक्सपेक्टेड सीबीएसई ने एक्सपेक्टेड डेट अनाउंस की है कुछ 12th बोर्ड एग्जामिनेशन इस 2021 में 15 फरवरी से अनाउंस की गई है. प्रपोज्ड डेट है, कंफर्म डेट नहीं है, मतलब फाइनल डेट नहीं है, प्रपोज्ड डेट है. हाँ अंश बरनवाल, आपका क्वेश्चन मुझको व्हाट्सएप पर मिला ही नहीं है. अंश मेरे ही नंबर पे भेजे थे ना. अंश अंश अभी बैकग्राउंड में जाकर के मुझे क्वेश्चन मेल कर दो यहीं पर. अभी नैतिक त्रिपाठी का भी एक क्वेश्चन है और हम नैतिक त्रिपाठी और अंश बरनवाल दोनों के क्वेश्चन को इसको डिस्कस करने के बाद करेंगे. ठीक है, ये पूरा लिख दी ना रामायण, अब इसको हम लोग कर लें, है ना. चलो, तो ये ध्यान रहे कि सीबीएसई ने एक प्रपोज डेट अनाउंस की है बोर्ड एग्जामिनेशन की, जो कि 15 फरवरी है. 15 फरवरी, मतलब हर साल जैसे होता है वैसे ही वो जल्दी से ये सेशन हटाने के चक्कर में, ताकि नेक्स्ट सेशन ढंग से चल सके. इस सेशन को सीबीएसई बिल्कुल खींचने उछने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है. ठीक है, इस सेशन को सीबीएसई बिल्कुल एक्सटेंड करने के या किसी तरह का रिलैक्सेशन देने की, हाँ 2 महीना लेट करा लें, ऐसे करा लें, वो सिलेबस रिड्यूस कर लेगी, पेपर मॉडरेट बना देगी, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन वगैरह होने का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा सिनेरियो. वरना इतनी जल्दी उनका पूरा एक बुकलेट लॉन्च होना, 1 सितंबर को कोई एक बुकलेट लॉन्च हुई, कल मैं पढ़ रहा था. पहले तो मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया कि सर कुछ ऐसा आया है, फिर मैंने देखा कि सीपीएस चंद्रा पब्लिक स्कूल ने भी वो डॉक्यूमेंट हम लोगों को फॉरवर्ड किया था. फिर वो डॉक्यूमेंट मैं पढ़ रहा था तो काफ़ी ढूंढने के बाद, काफ़ी टाइम लग गया उसमें, काफ़ी ढूंढने के बाद एक जगह दिखाई दिया कि हाँ देयर इज़ अ प्रपोज डेट ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 विच इज़ 15 फरवरी, 15 फरवरी. ये जितना जल्दी पेपर कराएंगे उतना आसान और बचकाना कराएंगे. तो एकेडमिक को लेकर के, बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, पढ़ाई को लेकर के टेंशन लेने की ज़रूरत ज़रूर है. मेक श्योर कि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हों, आपके सारे सब्जेक्ट्स ये एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा चांस हो सकता है एक अच्छा स्कोर हिट करने का. बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता. चलो स्टार्ट करते हैं. कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शंस को आप कुछ विशेष पर्टिकुलर तरीक़ों से ही लिखेंगे. सबसे पहली बात ये, कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शंस को कुछ पर्टिकुलर तरीके से ही आप लिखेंगे, और उसके ये कुछ रूल्स हैं, ये 5 रूल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं. और ये रटना, मतलब रटना ही है एक तरह से अभी के लिए, लेकिन ये याद रखना इतना मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसानी से याद हो जाता है. सबसे पहली बात तो ये कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आप तभी यूज़ करेंगे जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका पॉलिनोमियल हो. लिख लीजिए ये सब कहीं ना हो तो स्टार बना बना करके छोटा छोटा. Partial fraction method is used for integration when numerator and denominator both are polynomial functions. एक बात. दूसरा, न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होनी चाहिए. देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन हम प्रॉपर फ्रैक्शन को करते हैं. किसी पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, किसी फ्रैक्शन को उसकी सब फ्रैक्शन में ब्रेक करना. जैसे अगर आपने 11th में स्पेशल सीरीज पढ़ी होगी, अगर आपने 11th में स्पेशल सीरीज पढ़ी होगी तो वहाँ कुछ हम ऐसा काम करते थे.
हाँ या ना, 1/2 × 3 इज इक्वल टू 1/2 - 1/3। अगर आपने 11th में स्पेशल सीरीज पढ़ी है तो वहां हम कुछ ऐसा काम करते थे, ये हमने 1/6 को, एक फ्रैक्शन को, ऑलरेडी जो एक फ्रैक्शन थी उसको सब फ्रैक्शन में ब्रेक किया, सब फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैंने ब्रेक किया, ऐसा कुछ है ना। तो अब बात क्या है कि यही जो काम हम 11th में नंबर्स के साथ कर रहे थे, किसी फ्रैक्शन को उसकी सब फ्रैक्शन में ब्रेक करना, यही काम अब हम पॉलिनॉमियल्स के साथ कर रहे हैं, सेम काम। ये 2 × 3 इसको लिख दिया 1/2 - 1/3। ये यहाँ प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, डिपेंड करता है बी की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलो बात ध्यान सुनिएगा। तो हम किसी फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो। पॉलिनॉमियल्स में प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसके न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो। नंबर्स में प्रॉपर फ्रैक्शन कौन, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। पॉलिनॉमियल से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन, जिसका न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो। ठीक, तो ऐसे फ्रैक्शंस जो कि प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, जिनकी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, उन फ्रैक्शंस को सब फ्रैक्शंस में ब्रेक करके किया जाता है इंटीग्रेशन। और उनको सब फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे करते हैं, उनको ब्रेक करने के ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना। जैसे पहला रूल, अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक है, अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर एक 2 डिग्री पॉलिनॉमियल है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x² आएगा, और न्यूमरेटर एक लीनियर पॉलिनॉमियल, तो इसकी डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। लीनियर पॉलिनॉमियल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब मैं ऊपर 1 भी लिख सकता था। 1 लिखने का मतलब क्या है, p की वैल्यू 0 हो जाए, q की वैल्यू 1 हो जाए। p और q कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, p एंड q आर एनी रियल, p एंड q में भी एनी रियल नंबर्स। तो अगर p की वैल्यू 0 हो जाए, q की वैल्यू 1 हो जाए, तो ऊपर 1 भी आ सकता है। ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं आ सकता, ऊपर क्वाड्रेटिक नहीं आ सकता। नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर 2 डिग्री से नीचे का कोई भी पॉलिनॉमियल आ सकता है, लीनियर पॉलिनॉमियल आ सकता है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल आ सकता है। अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो ऊपर लीनियर पॉलिनॉमियल आ सकता है, सॉरी, अगर डिनोमिनेटर में क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट कोई भी आ सकता है, यानी डिनोमिनेटर से कम डिग्री का कोई भी। तो अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसको आपको सब फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, तो आप ऐसे ब्रेक करेंगे, कैपिटल ए विच इज अ कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट अपॉन एक फैक्टर x - a प्लस कैपिटल बी अपॉन x - b, ऐसे लिखेंगे आप पहले। बस ये a और b, ये p और q कहाँ गए, a और b कहाँ से आ गए, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा रूल, px + q अपॉन x - a होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर वाले केस में आपको सावधान रहना है। जरा पहले पहला रूल और थर्ड रूल आसानी से देखो, पहला रूल और थर्ड रूल एक साथ देखिए। x - a × x - b, इसको अलग अलग कर लिया, x - a x - b, a और b के साथ अलग अलग कर लिया। x - a x - b x - c, यहाँ क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो रहा है, डिनोमिनेटर इज अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो डिनोमिनेटर क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो न्यूमरेटर जो है वो 2 डिग्री पॉलिनॉमियल है ना, क्वाड्रेटिक, लीनियर और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो x - a के साथ एक अलग कर लीजिए फ्रैक्शन, x - b के साथ दूसरी फ्रैक्शन, x - c के साथ तीसरी फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे किया था, x - a के साथ, x - b के साथ, x - c के साथ भी एक तीसरी फ्रैक्शन आ जाएगी। ऐसे ही अगर और होते x - d भी होता तो x - d के साथ भी एक फ्रैक्शन आ जाती। ठीक है, अगर x - a होल स्क्वायर है, देखिए यहाँ एक कंडीशन लिखी हुई है इसमें कि a और b इक्वल नहीं होने चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है कि a और b इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर a और b इक्वल हो गए तो ये होल स्क्वायर बना लेगा, मतलब ऐसा बन जाएगा। अगर a और b इक्वल हो गए, मैं कह रहा हूँ b = a हो गए, तो x - a होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसा हो गया। इसको ब्रेक करने के लिए ऐसा काम करते हैं, a अपॉन x - a, इसमें से एक फैक्टर ले लीजिए, प्लस b अपॉन इसका होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, सेकेंड के साथ फोर्थ को देखिए, सेकेंड के साथ फोर्थ को देखिए। डिनोमिनेटर अगर आप देखें तो एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है और न्यूमरेटर एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। एक्चुअली मैं फिर बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है हमें। अगर डिनोमिनेटर क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो न्यूमरेटर को लीनियर लिखे, क्वाड्रेटिक लिखे, है ना, कांस्टेंट लिखे, सिर्फ r लिख दूँ, कोई मतलब नहीं है, बस इससे कम डिग्री का ऊपर होना चाहिए। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ भी होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो x - a वाला अलग हो जाएगा, a अपॉन x - a। x - b होल स्क्वायर कैसे करते थे, होल स्क्वायर वाले कैसे करते थे, x - b के साथ एक अलग कीजिए और x - b होल स्क्वायर को अलग कीजिए। तो पहले तो आप पहले तीसरे को एक साथ और दूसरे चौथे को एक साथ क्लब करके आराम से देखिए ठंडे दिमाग से।
पहले तो आप पहले तीसरे को एक साथ और दूसरे चौथे को एक साथ क्लब करके देखिए। अंश बरनवाल, ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है भाई, ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। मुझे लगा तुम इंटीग्रेशन पूछने वाले हो। ठीक है, हम लोग ग्रुप जाएंगे से। 1/1 + x हो जाएगा। टू प्लस एक्स इंटू टू माइनस, है ना, प्लस एक्स इंटू टू माइनस 2x प्लस एक्स इंटू टू 4 + 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस नहीं आगे प्लस एक्स प्लस एक्स होल स्क्वायर। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला और सेकंड वाला और फोर्थ वाला आप देख लीजिए अच्छे से। अंश बरनवाल, ये एकदम सीधा सीधा सवाल है भाई मेरे, ये एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है जितना मैं इसको देख पा रहा हूँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का जो आपने पूछा है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद जब आप देखेंगे तो वो f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। आप एक बार अपना सॉल्यूशन ज़रूर मुझे भेजिएगा व्हाट्सएप पर। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 लिखा है, ठीक है, आप एक बार अपना सॉल्यूशन मुझे ज़रूर भेजिएगा। x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अरे x ग्रेटर देन 0 थोड़े लाना है, f' ग्रेटर देन 0 लाना है। आप अपना सॉल्यूशन एक बार देखूं तो कि आप कैसे कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा मुझे ही पता चलेगा कि आप क्या लगा रहे हैं। इसका डेरिवेटिव 1/1 + x माइनस 4/2 + x होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और एलसीएम लेने के बाद ये एक कंप्लीटली पॉजिटिव एक पूरा पॉजिटिव फंक्शन दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप एक बार इसका सॉल्यूशन ज़रूर भेजिएगा। हाँ भाई, बाकी स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन वाले स्टूडेंट्स पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, इनको अच्छे से देख करके दिमाग में बैठा लीजिए कि कैसे इनको इंटीग्रेट करना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ये आपको ध्यान, इन दोनों पहला और तीसरा तो बहुत आसान है, तीनों अलग अलग, जितने अलग अलग फैक्टर आएंगे उतने अलग अलग बना लीजिए, A/B/C/D वगैरह वगैरह। और अगर होल स्क्वायर आया तो जिसका होल स्क्वायर है उसके साथ एक अलग फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर होल स्क्वायर वाले के साथ एक दूसरी फ्रैक्शन बनाएंगे। यहाँ देखिए x - a x - b होल स्क्वायर, तो पहले x - a अलग है ना, जब x - a x - b ये सब अलग अलग रहते हैं तो x - a के साथ एक फ्रैक्शन बनेगी, फिर होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर वाले के साथ जिसका होल स्क्वायर है उसके साथ एक अलग फ्रैक्शन बनाई, तो x - b का होल स्क्वायर x - b के साथ अलग फ्रैक्शन बनाई, और फिर x - b होल स्क्वायर के साथ अलग फ्रैक्शन बनाई। जैसे इसको देखिए सेकंड वाला, x - a होल स्क्वायर है तो उसमें x जिसका होल स्क्वायर है x - a उसके साथ एक अलग फ्रैक्शन बनाई, और फिर होल स्क्वायर वाले के साथ एक अलग फ्रैक्शन बनाई। या x - b होल स्क्वायर था, x - b के साथ एक अलग फ्रैक्शन बनाई, x - b होल स्क्वायर के साथ एक अलग फ्रैक्शन बना दी, और x - a अलग था उसके साथ तो अलग फ्रैक्शन बनेगी। ये रूल नंबर 1। ये तो थोड़ा लॉजिक पर बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि ये सब की प्रूविंग नहीं कराई जा सकती। पार्शियल फ्रैक्शन पर एक एडिशनल क्लास चलती है, 2 लेक्चर लगेगा, मैं ये सब रीज़न के तरीके से बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसे ब्रेक हो रहा है। बट आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको फील आने लगेगा कि हाँ, इसको एक तरीका, एक सेट रूल बनाया गया है इस तरीके से ब्रेक करने का। इट्स नॉट अ बिग डील कि आप इसको अभी समझने की कोशिश ही करें। ओके, फिफ्थ वाला देख लीजिए। फिफ्थ वाले में देखेंगे अगर आप तो नीचे एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल अगर आपको दिखाई दे रही होगी, ये x - a और ये x² ये क्वाड्रेटिक है और ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, तो नीचे एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, नीचे क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो ऊपर क्वाड्रेटिक हो सकती है, मैक्सिमम क्वाड्रेटिक हो सकती है। तो x - a अलग है, x - a के साथ एक फ्रैक्शन अलग हो जाएगी, हटा दो। अब देखिए अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो गई, तो फैक्टराइज होकर के या तो ऐसा बनेगा x - b x - c, समझो बात, या तो दो रूट्स आएंगे अलग अलग x - b x - c। अगर फैक्टराइज हो गया तब तो ये रूल लगेगा,
अगर फैक्टराइज नहीं हुआ, या मान लो होल स्क्वायर बन गया, ये भी हो सकता है कि एक्स माइनस बी ना आए, एक्स माइनस बी होल स्क्वायर बन जाए। अगर ये होल स्क्वायर बन गया तब तो चौथा रूल बनेगा। अगर ये अलग, इसके रूट्स अलग अलग आए तब रूल नंबर 3 बन जाएगा। अगर इसके रूट सेम आ गए तो रूल नंबर 4 बन जाएगा। अगर ये फैक्टराइज ही नहीं हुआ, अगर ये फैक्टराइज ही नहीं हुआ तब ऐसे करेंगे, तब इस क्वाड्रेटिक को अलग कर लेंगे। और आपको मालूम है ना कि अगर क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर कैसा पॉलिनॉमियल आएगा। अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर कैसा पॉलिनॉमियल आएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल आएगा। तो यहाँ लिखा गया है बी एक्स प्लस सी, लीनियर पॉलिनॉमियल इन बी एंड सी, एक्स इन लीनियर पॉलिनॉमियल इन एक्स। और क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है जिसमें एक 1 डिग्री का फैक्टर है और एक 2 डिग्री का फैक्टर है, और ये 2 डिग्री फैक्टर जो है फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तो ये 1 डिग्री के फैक्टर के साथ एक फ्रैक्शन अलग बना लेंगे, और 2 डिग्री फैक्टर के साथ जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो उसका न्यूमरेटर लीनियर पॉलिनॉमियल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऑलरेडी है। देखिए यहाँ सब लीनियर, यहाँ लीनियर पॉलिनॉमियल इसलिए ऊपर कांस्टेंट, यहाँ लीनियर पॉलिनॉमियल इसलिए ऊपर कांस्टेंट, यहाँ लीनियर इसलिए ऊपर कांस्टेंट, लीनियर है कांस्टेंट। देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक है लेकिन अब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि इसका एक फैक्टर हम लोगों ने यहाँ ले लिया है ऑलरेडी। एक्चुअली आप बात समझिए, ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये फील आने लगेगा कि हाँ ये चीज़ सही है ना। और नहीं तो ठीक है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए एक तरह से हमारा, कभी ऐसे है ना मूड, कभी ऐसे मौज में बस अब याद दिला देना मुझे एक बार कि सर पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी पढ़ा दीजिए। तो 1 या 2 लेक्चर लगेगा, ठीक है, मैं ये सब रीजनेबल तरीके से आपको प्रूव करा सकता हूँ और आपको समझ में भी आ जाएगा। ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि, है ना, शायद 1-2 की प्रूविंग थोड़ी सी ऑकवर्ड हो, बट बाकी सब तो बहुत सिंपल सिंपल प्रूविंग है। ठीक है, तो क्या मैं इन फार्मूलाज को इरेज कर दूं? अगर आपने ये सब नोट कर लिया है, अगर आपने ये सब समझ लिया है, तो क्या मैं इसे इरेज कर दूं? चलो, हमको तो लगा तुम लोग सुन नहीं रहे हो, मैं ही बक 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 कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर ये बात लिखने वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट फैक्टराइजेबल। इज नॉट फैक्टराइजेबल, ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल नहीं है, फर्दर फैक्टराइज नहीं है। चलो एक बात क्वेश्चन कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के बारे में आप कब सोचेंगे? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनॉमियल हो। पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आप कब सोचेंगे? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनॉमियल हो। हाँ भाई, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। हाँ भाई, इन दोनों में पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। यस और नो? हम्म हम्म हाँ भाई, इन दोनों में पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। हम्म अभी अंशिका श्रीवास्तव, अनुष्का श्रीवास्तव, नैतिक त्रिपाठी, नितेश यादव, अमित यादव, इनमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। नैतिक त्रिपाठी कह रहे हैं यस लगेगी। भाई नैतिक, अपना माइक्रोफोन ऑन करो और मुझे बताओ पहले वाले में कैसे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी।
यस सर। नैतिक अपना माइक्रोफोन ऑन करो और यस बताओ कि सर। पहले क्वेश्चन में कैसे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 5। सर सर डिनोमिनेटर को हम सर तोड़ सकते हैं सर। सर प्रॉपर्टी चुप हो लगा जाओ, सकते हैं वाला। चुप हो जाओ भाई। पहले वाले में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड नहीं लगेगी, पहले वाले में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड नहीं लगेगी। मैंने क्या कहा है, मैंने क्या कहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इंटीग्रेशन करते समय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आप सब तभी यूज़ करेंगे जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉलिनॉमियल हो। तो मुझे कक्षा 9 के बच्चों की तरह तुम्हें पॉलिनॉमियल ना पढ़ाना पड़े। ये पॉलिनॉमियल कहाँ है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज नॉट पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। अगर आपको पॉलिनॉमियल नहीं मालूम है तो यूट्यूब पे जाइए, क्लास 10th का मेरा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनॉमियल वाला लेक्चर देखिए, व्यू बढ़ाइए जाइए। भाई देख लो यार, ठीक है। x प्लस 1/x लिखा हुआ है ना, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों, ये पावर 1 ऊपर चला जाएगा, ये पावर 1 ऊपर चला जाएगा, x की पावर -1 आएगा, और ये निगेटिव इंटीजर है। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अभी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ अंडर रूट में चला गया ना, अंडर रूट में चला गया ना, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्यों, अंडर रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। अंडर रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर 1/2, और ये फ्रैक्शन में है। तो ये सारी जो पावर्स होती हैं, अगर कहीं पर भी अंडर रूट आ जाए या नेगेटिव पावर आ जाए तो उन्हें हम पॉलिनॉमियल नहीं कहते। अगर कहीं पर भी वेरिएबल की पावर रूट में आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो उसे हम पॉलिनॉमियल नहीं कहते। दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। ये तो ऐसे लगेगा भाई, इसका तो फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ रखे हैं, x² + a² पे लगेगा ना यार। ये तो पढ़ा हुआ है हम लोगों का, 1/, वो होता है ना फॉर्मूला, 1/8 tan इनवर्स x बाई, सॉरी, लॉग, लॉग x प्लस अंडर रूट x² + a², उस पर लगेगा ये। इसका तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इस पर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगी, मैं फिर बता रहा हूँ। यहाँ डिनोमिनेटर पॉलिनॉमियल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में न्यूमरेटर पॉलिनॉमियल है, डिनोमिनेटर पॉलिनॉमियल है ना। सेकंड क्वेश्चन में लगेगा भाई पार्शियल फ्रैक्शन, सेकंड क्वेश्चन में लगेगा। नैतिक त्रिपाठी कह रहे हैं भाई यस सर। अंश बर्नवाल कह रहे हैं नो सर। अमित यादव कह रहे हैं नो सर। क्यों भाई, क्यों नहीं लगेगा, बता दो, कोई माइक्रोफोन ऑन करके बता दो। हाँ, वेरी गुड भाई। न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर नहीं होनी चाहिए। न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री। यहाँ तो दोनों बराबर बराबर हो गए, दोनों टक्कर के हो गए। अब ध्यान दीजिए, पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। याद कीजिए ऐसा कुछ, अगर 5 समझो बात, अगर 5/3 लिखा हो तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे ना। अब मिक्स फ्रैक्शन में जैसे कन्वर्ट करते थे तो ये वाला जो पार्ट आता था, ये तो कंप्लीट पार्ट आ गया। ये वाला जो पार्ट आता था इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसी तरीके से ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, इक्वल है। या ये कहें कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा भी हो सकती है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है या डिनोमिनेटर के इक्वल है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो पहले आप करेंगे भाई साहब डिवाइड। अच्छा 9 में सिखाया जाता था ना, वी हैव स्टडीड हाउ टू डिवाइड पॉलिनॉमियल्स इन क्लास 9th। x² बन जाए x²,
माइनस किया, कट गया, 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5x + 6, क्या गया 5x -6 +1 -5। अब देखिए ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल आ गया। अब इस 2 डिग्री पॉलिनॉमियल से लीनियर पॉलिनॉमियल डिवीजन जाएगा नहीं, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। इसे मैं बार बार नहीं करके बताऊंगा भाई, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे सर, ये इंटीग्रेशन ऐसे लिख लीजिए, 1 + 5x - 5 अपॉन x² - 5x + 6 dx। इसको ऐसे लिख लीजिए सर। ये अब हमने ये वही बात हो गई, हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, जिसमें ये कंप्लीट पार्ट है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर की डिग्री जो है, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से कम। हाँ भाई, अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे। अच्छा याद करो, अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन पर ध्यान ना दूं, अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन पर ध्यान ना दूं एक बार के लिए, तब भी इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं ना। कल हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इसको t मान लेंगे, इसको t मान लेंगे, और ये क्या बन जाएगा 2x - 5। इसको t मान लेंगे, ये बन जाएगा 2x - 5। न्यूमरेटर को 2x - 5 बनाने की कोशिश करेंगे। कल पढ़ा तो है भाई, इस तरह के फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करना है, कल पढ़ा तो है। अरे यार बता दो बता दो, ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अंश बर्नवाल को समझ में आ ही रहा। हाँ यार ठीक है, समझ में आ रहा हो यार तुम लोगों को, है ना, ध्यान से सुनते रहना। तो भाई ये जो हमारा इंटीग्रैंड था, इसमें डिग्री इक्वल थी, तो हमने इसको सब फ्रैक्शन सॉरी मिक्स फ्रैक्शन चेंज किया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। अब हम इसको चाहें तो अपने पुराने तरीके से, पुराने पैतरे से कर सकते हैं, जो हम लोगों ने कल सीखा है, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा है। बट चूंकि अभी हम यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसी क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करें। तो ज़रा सा फटाफट से सिनेरियो अभी x² - 5x + 6 dx, इसको मैं लिख सकता हूँ x - 2 x - 3, है ना, फैक्टराइज कर लीजिए फटाफट से। अब इसको पहले इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, ध्यान देना, ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में भी करेंगे। नाउ इस फ्रैक्शन को लिखेंगे 5x - 5 अपॉन 5x - 5 अपॉन x² सॉरी x - 2 x - 3। रूल नंबर 1, इसको आप लिखोगे a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 3। रूल नंबर 1, a अपॉन x - b टाइप का है, और a और b इक्वल नहीं है। a के साथ अपॉन x - 2 और b के साथ अपॉन x - 3। रूल नंबर 1 जो हम लोगों ने अभी लिखा था यहाँ। अब इसको सॉल्व करके आपको a और b निकालना है, इसको सॉल्व करके आपको a और b निकालना है। देखिए एलसीएम ले लें दोनों साइड, इनका प्रोडक्ट आएगा, इनका प्रोडक्ट और इसके प्रोडक्ट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर बचा a × x - 3 प्लस b × x - 2 अपॉन x - 2 x - 3 आएगा, वो अपॉन x - 2 x - 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से a की वैल्यू कैसे आएगी, दो तरीके हैं। मैं पहले आसान वाला बता रहा हूँ, जब कठिन वाला ज़रूरत पड़ेगी तब बताऊँगा। अगर x की वैल्यू 3 रख दूँ तो ये 0 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 3 रख दूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो b की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू 2 रख दूँ तो b वाला 0 हो जाएगा, b वाला 0 हो गया तो a की वैल्यू मिल जाएगी। है ना, when we put x = 3, x की वैल्यू 3 रखे तो 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3 - 2 1 आएगा, b की वैल्यू आ गई आपकी, अच्छा x की वैल्यू 3 रखी है ना, तो 5 3 या 15 - 5, b की वैल्यू आ गई 10। और जब आप x की वैल्यू 2 रख रहे हो, जैसे ही आपने x की वैल्यू 2 रखी, ये खत्म, 2 में से 3 गया -1 आएगा यहाँ पे, -1 × a माइनस है,
और यहाँ x की वैल्यू 2 रखिए, 5 टू या 10 माइनस 5 5 आएगा, ये माइनस इधर भेज दीजिए, a की वैल्यू आ गई आपकी -5, हेंस 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 में भी रिटर्न एज a की वैल्यू क्या आई है -5 अपॉन x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू क्या आई है 10 अपॉन x माइनस 3। ये हमने इस फ्रैक्शन को सब फ्रैक्शन में, पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लिया, देख लो अच्छे से। और यहां तक की कहानी बताओ, ऑल सेट क्लियर है या नहीं? ठीक है, टाइम। हाँ अंश, आप कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हैं, वही दूसरी मेथड मैंने जानबूझ करके अभी नहीं बताई है। वो ठोस मेथड है एक्चुअली, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ज़्यादा अच्छी मेथड है, बस थोड़ा लंबा पड़ती है, थोड़ी लंबा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें वही मेथड काम आती है, वो हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे जैसे हमारी आवश्यकता होगी, आवश्यकता आविष्कार की जननी, जैसे जैसे हमारी आवश्यकता होगी, जैसे नीड होगी हमारी, उसके अकॉर्डिंग हम मेथड्स यूज़ करेंगे। बट यहाँ तो बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया था कि कुछ ऐसा करना था कि ए और बी की वैल्यू मिल जाए, तो ए को पहले गायब कर दिया 3 रख करके, बी की वैल्यू मिल गई, बी को गायब कर दिया 2 रख करके, ए की वैल्यू मिल गई, काम खत्म। इस तरह से झट से हो जा रहा है ना भाई, इस तरह से तो झट से हो जा रहा है ना। कोफिशिएंट कंपेयर करके भी आप बना सकते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक कि रामायण में किसी को दिक्कत हो बताओ भाई, है ना। राम कब गए, किधर से गए, कौन से रास्ते से गए, सर ये वाला बता दीजिए, वगैरह वगैरह। तब तो फिर से तुलसीदास शुरू हों। ऐसा, अब देखिए, अब बात समझिए, अब हम ऐसा क्यों कर रहे थे, हम ऐसा क्यों कर रहे थे, ये एक दो, ये तो वैल्यूज़ निकाली हमने 3, और ये चौथा, ये 4 स्टेप लगे हमें इस इंटीग्रैंड को सब फ्रैक्शंस में ब्रेक करने में। लेकिन अब कुछ नहीं लगना है। अब देखिए, इसने सवाल की कमर तोड़ दी, अगर आप ध्यान दें ना, इसको बना लेना इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये 5x माइनस 5, इसकी वैल्यू ये उठा करके मैं आप पुट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ऐसे ही आप एग्जाम में लगाएंगे, यही वो तरीके होंगे जिस तरह से आप एग्जाम में लगाएंगे। भाई 1 का इंटीग्रेशन तो सारा x होता है, इसका बहुत नाटक हो गया, इसको x लिख लेते हैं आप। इसकी जगह हम लिख लेंगे -5 अपॉन, अब देखिए -5 तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन x माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ 10 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन x माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, खत्म, प्रूफ सॉल्व हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो आप ज़रा एक बार इमेजिन कीजिए कि जो मेथड हम लोग, इसमें होता क्या है ना, कि इसमें बच्चे बहुत सारे, ज़्यादातर स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ा भागते हैं, जबकि इस तरह के क्वेश्चन में जो भी मेहनत है वो बस यहीं तक है, बस इस बीच वाले पार्ट में। क्योंकि जैसे ही आपने पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक किया, तो पार्शियल फ्रैक्शन फाइनली क्या करेगी, पार्शियल फ्रैक्शन फाइनली उसको एक एक लीनियर फैक्टर में ब्रेक करके निकाल करके रख देगी। उसके बाद तो इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया ना भाई, ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन लॉग ए एक्स प्लस बी, और अपॉन में ए आ जाता था। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए किसी से डिवाइड नहीं किया हमने, खेल खत्म।
तो इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन से चीज़ें आसान हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। आप सोचिए अगर आप इसको वैसे लगा रहे होते कि इसको टी मान लेते और ऊपर वाला डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते, तब ज़्यादा लंबा जाता शायद सवाल। आप इसको कल वाले मेथड से लगाइएगा, इसी इंटीग्रेशन को आप कल वाले मेथड से लगाइए, देखिए इससे लंबा जाएगा सवाल। बस दिक्कत क्या है कि बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ा भागते हैं, और उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। चलो एक और सवाल लगाएंगे। ये एनसीईआरटी का फिर एक और एग्जांपल है। सबसे पहले बताइए कि यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगेगी कि नहीं लगेगी, और लगेगी तो कौन सा रूल लगेगा। whether partial fraction will apply or not here, whether partial fraction method will apply here or not, and if yes then which rule। रूल नंबर 4। अच्छा चलो चलो तो लगाओ और शुरू हो जाओ, ट्राई मारो। नंबर में 3x माइनस 2 लिखा है, न्यूमरेटर में 3x माइनस 2 लिखा है। नितेश यादव, न्यूमरेटर में 3x माइनस 2 लिखा है। हाँ भाई सभी लोग ट्राई करो, और बस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तक ला करके छोड़ देना, पूरा मत सॉल्व करना, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तक ला करके छोड़ दो। 5 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, 5 मिनट, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तक ला करके छोड़ दीजिए इसको। ट्राई करो। भाई नैतिक त्रिपाठी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपने जो क्वेश्चन भेजा था उसका सॉल्यूशन बोर्ड पर है। आसान सा सवाल था, ये हो जाना चाहिए था आपसे। नैतिक त्रिपाठी, आपने जो क्वेश्चन भेजा था इंटीग्रेशन का, उसका सॉल्यूशन बोर्ड पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो सवाल लगा वो वाला इंटीग्रेशन का, 3x माइनस 2 पार्शियल फ्रैक्शन मेथड।
बड़े कम बच्चे आते हैं 12th में क्लास करने। खैर बस मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप क्लास कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप मैथ्स ज़रूर लगा रहे हो, आप पढ़ाई ज़रूर कर रहे हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किसकी क्लास करते हैं किसी, बस इम्पॉर्टेंट ये कि आपका रिज़ल्ट अच्छा हो जाए यार। अच्छा मतलब एक एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सब मॉडरेट सा रहना है इस साल, और हमारा रिज़ल्ट अच्छा ही रहना चाहिए इस साल। ऐसे रिड्यूस्ड सिलेबस पर, और जब जानते हैं कि पेपर इतना मॉडरेट उस पर से रहेगा, और ऊपर से रिड्यूस्ड सिलेबस उस पर भी अगर रहेगा, तो हम एक अच्छा स्कोर ना कर पाएँ। इतनी अच्छी बॉल गिरने पर भी जब हम जानते हैं कि अच्छी बॉल पड़ेगी, उस पर भी अगर हम बाउंड्री ना करें, तो बस मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग क्लास भले ना करने आए, बट पढ़ ज़रूर रहे होंगे सब घर पे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर अभी अंश बर्नवाल कह रहे हैं हो गया, अंश बर्नवाल ने बैठा दिया इसको। आई होप आपने ऐसे ही ब्रेक किया हो, रूल अच्छे से देख करके ब्रेक किया हो। और ये सब धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए, ये सब धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए भाई, कि कैसे इसको ब्रेक करना है। डिनोमीटर कैंसिल हो जाएगा। आप मेरा सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखिएगा, मैं तो बस अब अंशिका श्रीवास्तव का भी हो गया, सत्यम सिंह का भी हो गया, वेरी गुड। ये बी की वैल्यू कैसे निकालें, हमें नहीं समझ आ रही, हमें बता दीजिए। माइक्रोफोन ऑन कर दे रहा हूँ मैं आपका, मतलब हाउ वी विल फाइंड बी, ये तो निकाल लिया मैंने। सर कोफिशिएंट वाले मेथड। और कुछ भाई बिन इतने लोग, सब इतने लोगों का हो गया, और बी, बी कैसे, नैतिक त्रिपाठी, बी कैसे निकलेगा, नैतिक बी कैसे निकलेगा, बी
नैतिक कोफिशिएंट मेथड बताई दीजिए। हाँ तो बताना ही पड़ेगा, बट फिर भी बाकियों ने क्या किया ये पता चल जाए। ठीक, ओके। हाँ भी देखिए, अभी तक ना हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ये पुट वैल्यू पुट करने वाला, ये वैल्यू पुट करने वाला हिसाब सही है देखिए, लेकिन कई कई जगहों पर ना हिसाब बिगड़ भी जाता है। देखिए ये सब जुगाड़ू चीज़ है ना, कहीं कहीं जुगाड़ लग गया नहीं लगा नहीं लगा, ये मैथड, यही वजह होती है। एक होता है मैथड, एक होती है मैथमेटिकल मैथड्स, और एक होते हैं जुगाड़। जुगाड़ हर जगह नहीं काम आता, कहीं कई जगह काम आ जाएगा, कहीं नहीं काम आएगा, लेकिन मैथड्स तो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो मैथड अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोफिशिएंट्स कंपेयर करके भी हम लोग यू नो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, और मैं वो मेथड उधर बता रहा हूँ, इधर। अगर आप देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा। तो ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, ए एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से बी एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर वाले दोनों टर्म्स लिख लिए हमने। यहाँ से 2x आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे, 2a भी आएगा ना, यहाँ से 2x आएगा, और यहाँ से 3x प्लस एक्स 4x आएगा, यहाँ से 1x आएगा, अच्छा 2x, ध्यान दीजिए 2xa प्लस, है ना, 2xa प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, 4xb प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे cx आएगा। एक काम करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे सारे एक्स स्क्वायर वाला एक साथ आ गया, एक्स वाला एक साथ आ गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट 1 आएगा, यहाँ कांस्टेंट 4 आएगा, यहाँ कांस्टेंट 3 आएगा, 1 4 3, ए 4 3c, ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। ये RHS में है, RHS में एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, मतलब RHS एक x में क्वाड्रेटिक बनेगा, जिसमें जो क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a प्लस बी है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 2a प्लस 4b प्लस c, और जो कांस्टेंट टर्म है वो a प्लस 4b प्लस 3c। और LHS में एक लीनियर पॉलिनॉमियल है 3x माइनस 2, LHS में एक लीनियर पॉलिनॉमियल है 3x माइनस 2, और अगर LHS वाला पॉलिनॉमियल RHS वाले पॉलिनॉमियल के बराबर है, अगर LHS वाला पॉलिनॉमियल RHS वाले पॉलिनॉमियल के बराबर, जो कि एक्चुअली बराबर है, ये तो हम बराबर ही कर रहे थे ना भाई, तो बराबर था ही एक्चुअली, ये दोनों LHS पॉलिनॉमियल RHS पॉलिनॉमियल अगर बराबर हैं, तो LHS के हर वेरिएबल का कोफिशिएंट आपस, LHS RHS में हर करस्पॉन्डिंग वेरिएबल का कोफिशिएंट, हर टर्म का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। यहाँ कांस्टेंट टर्म -2 है तो इसको भी -2 होना होगा, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 3, ये पूरा ऐड होगा। a b c की ऐसी वैल्यू ढूंढनी होगी कि a का ट्वाइस करने पर, b का 4 टाइम्स करने पर और c को ऐड करने पर 3 आ जाए। a b c की ऐसी वैल्यू ढूंढनी होगी कि b का 4 टाइम्स, 3 का c का 3 टाइम्स और a ऐड करने पर -2 आ जाए। और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, या ऐसे कह लें कि एक्स स्क्वायर है सर लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 है, तो इसका मतलब a प्लस बी क्या होगा, 0 होगा। तो मैं चूंकि a और c की वैल्यू निकाल चुका हूँ, यहाँ आप क्या इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ आप 3 इक्वेशंस बनाएंगे। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, एक बात। 2a प्लस 4b प्लस c जो है वो 3 आना चाहिए, दूसरी बात। और a प्लस 4b प्लस 3c जो है वो -2 आना चाहिए। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे a और b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए a और b में एक इक्वेशन हमको ऑलरेडी मिली है, इन दोनों में से c को एलिमिनेट कर दीजिए। c को एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3c हो जाएगा, यहाँ 3c ऑलरेडी था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, c वाला टर्म कट जाएगा। a और b में एक इक्वेशन मिलेगी, a और b में एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगी, a और b में एक इक्वेशन पहले से दी हुई है, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे, 10th वाला हिसाब किताब। और नहीं तो मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर लीजिए, वो थोड़ा लंबा जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ
ठीक है, या जो जनरली बाकी बाकी टीचर्स या बाकी यूजर्स जो मैथमेटिक्स है ना, जो मैथमेटिक्स लगाते हैं वो क्या करते हैं, जितना जुगाड़ बनता है उतना तो ऐसे निकाल लेते हैं। जैसे x इक्वल टू -1 रखने पर c आ गया, x इक्वल टू -3 रखने पर a आ गया। अब पंगा फंस रहा है b का, तो b के लिए देख लो कौन सा कोफिशिएंट इक्वल करना आसान है, इसको सॉल्व करना आसान है, इसको। वैसे तो a और c की वैल्यू आ गई है हमारे पास, a और c की वैल्यू एक्चुअली हमारे पास आ गई है, लेकिन फिर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना दोनों साइड बहुत आसान है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सॉरी कंपेयरिंग, थोड़ी तेज आवाज आती होगी, सॉरी, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ द साइड्स। भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट किधर है, a प्लस बी, और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 0। a की वैल्यू तुम पहले निकाल रखे -11/4, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गई b की वैल्यू। तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत, देखो समझो बात को, जितना जितना ज़रूरत होगा उतना हम जुगाड़ से ही निकालेंगे। ये हमारा सीधा सेट तरीका है। जितनी नीड होगी ना, हम पहले यही हिट एंड ट्राई मेथड यूज़ करेंगे कि एक्स की वैल्यू कोई पुट करके एक वेरिएबल मिल जाए, एक्स की वैल्यू कोई और पुट करके दूसरा वेरिएबल मिल जाए। उसके बाद अगर कहीं पर ये फेल हो रही है तब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कंपैरिजन आसान है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन आसान था, भिड़ा लिए, ये मिल गया हमें। चलो बताओ, यस और नो, समझ में आया कि नहीं? फटाफट से मैसेज कर दो, बता दो हाँ या ना। अगर नहीं समझ में आया तो बता दो यार कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया। भाई आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पूरा इसको भूल जाओ, आप इसको पूरा भूल जाओ। ये हमने दोनों साइड लिखा, यहाँ तक तो बात समझ में आई रही होगी, एलसीएम लेकर के लिखा है। उसके बाद आ जाओ कूद करके यहाँ पर, इसके बाद यहाँ आ जाइए, है ना, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखा, एक्स वाले टर्म को एक साथ रखा और कांस्टेंट। अब इन दोनों को कंपेयर किया तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, और एक इक्वेशन ये तीन इक्वेशन बनी। फोर बी की जगह पे 3b होगा। अच्छा हाँ ठीक, 3 1 3 होगा ना, हाँ ठीक, चलो थैंक यू। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने यहाँ पर दोनों साइड कंपेयर किया, a प्लस बी की वैल्यू 0, और ये वाला जो x का कोफिशिएंट है वहाँ पर 3, और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है वो वहाँ पर -2। अब हमने अब हमारा काम है इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, और इन तीनों को सॉल्व करके a निकालना, b निकालना, c निकालना। या तो ये तरीका आप अपना लीजिए, और या फिर कोई जो भी पॉसिबल हो पाए। ये जो हिट एंड ट्राई मेथड है जो हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल रहे हैं, x इक्वल्स टू -1 पुट किया तो हमको c की वैल्यू मिल गई, x इक्वल्स टू -3 पुट किया तो हमको a की वैल्यू मिल गई। या तो ये जो हिट एंड ट्राई मेथड है, इससे आप जितनी वैल्यू पॉसिबल हो, a b c जितनी वैल्यू पॉसिबल हो उतनी निकाल लीजिए, और अगर कोई वैल्यू फंस रही हो, ना निकल रही हो, तब हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे वहाँ पर खाली उतने पार्ट के लिए, है ना, समझ रहे हो? यस और नो? तो अब क्या करेंगे, ये सब लगाते लगाते आ जाएगा, थोड़ा परेशान मत होइए। एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ अभी इंटीग्रेशन की तो कोई बात ही नहीं हो रही, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये मत दिमाग पर बैठाना कि हाँ इंटीग्रेशन टफ है, इंटीग्रेशन हम तो वहाँ बीच में जो पार्शियल फ्रैक्शन है ना, वहाँ हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो शायद वहाँ हम थोड़ा सा अभी हम हैबिचुअल नहीं हो पा रहे हैं, अभी हम फ्रेंडली ना हो पा रहे हैं इस मेथड को लेकर के, वगैरह वगैरह, है ना, हो जाएगा। ऐसी कौन सी तोप चीज़ है, 12 की ही तो है, और 12 में हम हैं, और अगर हम हैं तो फिर हम ही तोप हैं, सवाल थोड़े तोप हैं। चलो तो ये सवाल हो गया। अब a की और b की और c की वैल्यूज मिल गई हमको, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहली इक्वेशन और इसको दूसरी इक्वेशन मान लीजिए, पहली और दूसरी फ्रॉम 1 and 2,
भाई ये इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे हम, 3x-2 को हम ऐसे लिखेंगे a अपॉन a की वैल्यू क्या आ गई -11/4, b अपॉन b की वैल्यू क्या आ गई भाई 11/4, c अपॉन c की वैल्यू क्या आ गई भाई -5/2। हाँ भाई इसका इंटीग्रेशन, हाँ भाई इसका इंटीग्रेशन, हाँ भाई इसका इंटीग्रेशन, -3 आएगा ना। थ्री टू या 6 कर लेते हैं सीधे सीधे, ये आ गया भाई। आराम से देखो और बताओ, देखो इंटीग्रेशन करने में हमको कोई टाइम ही नहीं लगा। यही तो बात है पार्शियल फ्रैक्शन की, हम कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें कहाँ थोड़ा सा टाइम देना है, हमें कहाँ थोड़ा सा रुक करके थोड़ा बैकफुट पे कहाँ खेलना है, इधर खेलना बस। ये पार्शियल फ्रैक्शन जैसे हमारा हुआ, यहाँ हमको थोड़ा रुक करके काम करना है, थोड़ा सा ठहर करके। अगर ये हमारा से ए बी सी की वैल्यू सही आनी चाहिए, चाहे हम कोफिशिएंट कंपेयर करके लगा रहे हैं चाहे हम ऐसे लगा रहे हो, ये काम सही से करना है। एक बार ये वैल्यू सही आ गई, ये कोफिशिएंट सही आ गए, उसके बाद सवाल में इंटीग्रेशन कितना टाइम लगा, देखो खत्म। ये 1/x+3 का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग, 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग, और ये याद है ना भाई 1/x² का इंटीग्रेशन, सॉरी 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x⁴n वाले फॉर्मूले से। तो x⁴n वाले फॉर्मूले से ही किया है इसको, है ना। सारे स्टूडेंट्स 7.4 के आगे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज लगाएंगे। सारे स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस लगाएंगे, और जो डाउट्स हो वो आप अभी देखिए, अब आपके पास काफ़ी टाइम है, कल क्लास नहीं चलेगी, परसों क्लास नहीं चलेगी, तो आपके पास मैथ्स में काफ़ी, अगर आपका इंटीग्रेशन अभी पीछे का रुका हुआ हो, ठीक है, यूट्यूब लेक्चर अभी पीछे के रुके हुए हो, डिफरेंशिएशन रुका हुआ है, इंटीग्रेशन रुका हुआ, यू नो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रुका है, मैक्सिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल पता नहीं क्या क्या है पीछे, उन सबको टाइम दीजिएगा। ये नहीं कि मैथ्स नहीं चलने वाली है तो आप सब छोड़ करके बैठे हो, ठीक है। जो गैप है हमारा उसको फिल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपको मालूम है ना 21 से, नहीं कल मैथ्स की क्लास नहीं होगी भाई, है ना। एक क्लासरूम पे आपको मैसेज मिल जाएगा, कल मैथ्स की क्लास नहीं हो पाएगी, कल परसों अभी नहीं होगी, 3-4 दिन नहीं हो पाएगी, कुछ पेपर ऊपर है मेरे, तो सब क्लियर करना है। चलो आज के लिए इतना ही। दिस इज शुभम पोदार, योर मैथमेटिक्स टीचर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टाटास।